बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, रिलेटिव का क्या मतलब है, एटॉमिक मास का क्या मतलब है। इससे पहले हम रिलेटिव एटॉमिक मास को हम पहले पढ़ेंगे एटॉमिक मास के बारे में, कि एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास के बारे में, एटम के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा कि मैंने आपको समझाया था कि ये एक इंडिविजुअल पार्टिकल 18वीं सदी के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा। फिर उसके बाद में ये थ्योरी है कि नहीं, ये इसकी डिवीजन हो सकती है, इसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो सकते हैं, मज़ीद इसके नैनो पार्टिकल्स हो सकते हैं। अच्छा, अभी 18वीं सेंचुरी या जो भी साइंसदान थे उन्होंने सोचा कि यार इस एटम का हम मास क्या रखें, कि हाइड्रोजन का एटम हो, हाइड्रोजन का एटम हो, कैल्शियम का एटम हो, नियोन का एटम हो, हम उसमें कैसे फ़र्क जाहिर करेंगे कि ये कैल्शियम का एटम है और ये नियोन का एटम है, ये हाइड्रोजन का एटम है। आपको पता होना चाहिए कि कैल्शियम का मास जो है 1 है, फ़र्ज़ करें उसको 1 किलोग्राम कह दे या 1 AMU कह दे। एटम का यूनिट है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। फ़र्ज़ करें हाइड्रोजन का एक MU यूनिट है, कैल्शियम का 40 है। तो उन्होंने ये कैसे डिफ़र किया कि कैल्शियम का 40 है, हाइड्रोजन का 1 है, लिथियम का 7 है, उन्होंने ये कैसे अखज़ किया, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, जो साइंसदान थे 18वीं सेंचुरी या 19वीं सेंचुरी के, उन्होंने पेरिस में फ्रांस के दारुल-हुकूमत पेरिस में उन्होंने एक मीटिंग बुलवाई। तमाम दुनिया के जो नामवर साइंटिस्ट थे उन्होंने वहाँ पर उनको इकट्ठा किया और साइंटिफिक नोटेशन के नाम पे ये कॉन्फ्रेंस हुई। तो उन्होंने कहा कि यार हम एक ऐसी मेजरमेंट बनाते हैं, पैमाइश की बना लेंगे, वज़न की बना लेंगे, लंबाई की बना लेंगे, डिस्टेंस की बना लेंगे, हत्ता कि टेम्परेचर की बना लेंगे, कंडेला की बना लेंगे, मोल ऑफ अ सब्सटेंस की बना लेंगे। तो उन्होंने सब ने एक सोचा कि हम यहाँ पर एक सिस्टम ऐसा मुतारिफ करवाएंगे कि जो यहाँ फ्रांस में हो, अमेरिका में भी वही होना चाहिए, न्यूजीलैंड में भी वही होना चाहिए, पाकिस्तान में भी वही होना चाहिए। तो उन्होंने मुतारिफ करवाए केजी। ये किलोग्राम है क्या चीज़, अब सबको पता होना चाहिए कि अब सबको पता है कि किलोग्राम है 1000 ग्राम है, पर आपको ये पता होना चाहिए किलोग्राम क्या चीज़ है, ग्राम क्या है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऐसे तराजू बनाया, अच्छा मैं कहता हूँ यहाँ पर फ़र्ज करें एक ब्लॉक है, ये ईंट का ब्लॉक है, उन्होंने एक सिलेंडर है या एक बाट है, इसको उन्होंने 1 किलोग्राम का वज़न दे दिया, इसको उन्होंने फ़र्ज कर दिया कि ये 1 किलोग्राम है। यहाँ पर मैं ये बाट रखता जाता हूँ, यहाँ पर मैंने 3 बाट रखे और ये एटम हो गया। यहाँ पर जब मैंने 3 बाट रखे तो ये बराबर इक्वल हो गया, ये तराजू इक्वल हो गया। तो मैं इस ब्लॉक को मैं क्या वजन, इसका क्या नाम दूंगा, ये ब्लॉक 3 kg है। अभी फ़र्ज करें मैं एक और बना लेता हूँ, यहाँ पे मैं रख लेता हूँ, फ़र्ज करें यहाँ पे मैं रख लेता हूँ कि एक जानवर है, इस तराजू पे मैंने एक जानवर रख दिया, यहाँ पे मैं बाट रखता जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 5 बाट रख दिए, तो ये जानवर कितने किलो का हो गया, 5 किलो का हो गया। इन्होंने इस तरह किया, फिर बाद में उन्होंने इस बाट को 1 किलोग्राम का नाम दे दिया। इसी तरह ही इन्होंने, मैं मज़ीद आपको समझाता हूँ। इसी तरह जो बाट का सिस्टम मुतारिफ करवाने के बाद उन्होंने एटॉमिक मास का यूनिट दे दिया कि एटॉमिक मास क्या है। उन्होंने एक इसका जुगाड़ लगाया कि एक जो एटम का मास है, एटम का मास है, उन्होंने क्या कर दिया, इसको ना फर्जी तौर पर, जैसे कि मैंने कहा 1 किलोग्राम जो है वो एक बाट के बराबर है, इस तरह ये एक बाट, इसको उन्होंने फ़र्ज किया 1 किलोग्राम है, 1000 ग्राम है, जितना भी है। ये बाद में उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि ये पत्थर है, ये इतना भारी है, ये बाट है, हम इसको इतने बाट रखेंगे तो ये तराजू जो है ये इक्वल हो जाएगा, तो ये हम इसको कहेंगे कि इतने किलोग्राम हो गया। इसको इन्होंने फर्जी नाम दे दिया किलोग्राम। तो मैं कहता हूँ एटम का जो उन्होंने यूनिट लगाया ना, उन्होंने ये लगाया कि 1/12, ये उन्होंने फर्जी यूनिट रख दिया, 1/12 मैस ऑफ कार्बन 12। इसका क्या मतलब,
उन्होंने 1/12 ये एक यूनिट फर्जी तौर पर रख दिया और मास ऑफ कार्बन 12 ये कार्बन का आइसोटोप है। उन्होंने ये जो है ना ये एटम का यूनिट रख दिया। अभी मिसाल के तौर पर इसका क्या मतलब है, मैं कहता हूँ मास ऑफ हाइड्रोजन। मास ऑफ हाइड्रोजन का क्या मतलब है, मैं कहता हूँ 1 मास ऑफ हाइड्रोजन एटम 1 मल्टीप्लाई बाय 1/12 मास ऑफ कार्बन 12, ये इसका मास ऑफ हाइड्रोजन एटम हो गया। अभी और ले लेते हैं मास ऑफ ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन कितना है 8 16 ज़रब 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 हो गया। अभी इस तरह एक और ले लेते हैं मास ऑफ 23 मल्टीप्लाई बाय 1/12 अभी उन्होंने ये यूनिट नाम रख दिया इसका 1/12 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ कार्बन एटम। हाइड्रोजन के मास से उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन के मास से उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया, सोडियम के मास से उन्होंने अप्लाई कर दिया। तो हम इसको क्या ये यूनिट हो गया इसके, ठीक है। अभी हम आते हैं स्टैंडर्ड एटॉमिक पे। ये जो है ना ये मैं आपको ये बता दूं, ये जो इतना सा इसको इन्होंने क्या यूनिट दे दिया, स्टैंडर्ड इन्होंने इसको क्या कह दिया, स्टैंडर्ड यूनिट है ये मैं एटम को मापने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट उन्होंने बना दिया कि ये जो है 1/12 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स। आगे जिसका मास आप उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ ये होता जाएगा। किसी भी एटम का मास मालूम करने के लिए हम उसे पहले किसके साथ कंपेयर करेंगे, इसके साथ कंपेयर करेंगे। मिसाल के तौर पर इसका एटॉमिक मास कितना है, ये तो हमें आजकल को मॉडर्न थ्योरीज ने हमें बता दिया कि सोडियम का 23 है, ऑक्सीजन का 16 है, हाइड्रोजन का 1 है। हम उसको किससे कंपेयर करेंगे, 1/12 मल्टीप्लाई मास ऑफ कार्बन 12। इसका क्या मतलब, मैं कहता हूँ कि एक ब्लॉक है ये वाला, ये ब्लॉक है, इसको मैं 5 लिख देता हूँ। 5 आगे क्या लिखूंगा, क्योंकि हमने इसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या बनाया, मास का, ब्लॉक का, किसी भी पत्थर का, हमने उसको स्टैंडर्ड यूनिट क्या बनाया, किलोग्राम। हम उसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, 5 किलोग्राम। अगर हम कहते 5 डिग्री सेंटीग्रेड तो हम इसका यूनिट नहीं डिफाइन कर सके, हमें नहीं पता कि ये पत्थर कितना भारी, ये क्या है, कैसे है। जब हम इस यहाँ पर किलोग्राम लिखेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ये पत्थर का वजन है। जैसे ही हम एक एटम के साथ 1/12 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ कार्बन 12 लिखेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये इसका यूनिट है। अभी हमें पता चलेगा कि इसका ये इतना मास, एटॉमिक मास यूनिट इतना है। अच्छा, अभी हम आते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट जो है ये किसके बराबर, ये जो 1/12 मल्टीप्लाई मास ऑफ कार्बन 12 ये किसके बराबर किसके है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसको हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। अभी हम आते हैं मजीद इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए। एक तो चीज़ आपको क्लियर हो गई है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AMU इज इक्वल टू 1/12 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ कार्बन 12। अच्छा, इसका क्या मतलब है, ये इस इक्वेशन का क्या मतलब है, इसका मैं आपको बता देता हूँ। फर्ज करें हम इधर लिख देते हैं मास ऑफ सोडियम। आपको तो पता है कि एटॉमिक मास सोडियम का जो है 23 होता है। मैंने आपको बताया कि हम जब 23 के साथ एक स्पेसिफिक यूनिट नहीं लगाएंगे तो हमें ये नहीं पता होगा कि ये 23 क्या है, 23 डिग्री सेंटीग्रेड है, 23 टेम्परेचर है, 23 क्या है। जब हम उसके साथ ये टर्म इस्तेमाल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये सोडियम के एटम का एटॉमिक मास है। मैंने आपको बताया कि AMU जो बाद में इन्होंने 1/12 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ कार्बन 12 को जो इन्होंने एक स्टैंडर्ड यूनिट माना था उसको उन्होंने किसके बराबर कर दिया, AMU के बराबर। अब अगर इससे आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर मैं AMU लिख दूं या ये वाले टर्म लिख दूं, मैं AMU लिख देता हूं तो इसका भी यही मतलब है AMU का कि जो इसका मतलब है वो भी इसका ही मतलब है। अभी ये इक्वेशन भी ठीक है,
मैं एक और इक्वेशन लिख देता हूँ, मास ऑफ सोडियम 23 मल्टीप्लाई बाय 1/12 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ कार्बन 12। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आपस में सेम है, इसका कोई फर्क नहीं है। अब हम इसको समराइज कर लेते हैं। 23 AMU इज इक्वल टू 23 मल्टीप्लाई बाय 1/12 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ कार्बन 12। अच्छा, ये एक बात तो आपको समझ आ गई है। मिसाल के तौर पर हम एक और ले लेते हैं, मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, उसका कितना होगा। आप सबको पता होगा कि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 14 है, मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई कर दे या वैसे ही लिख दे 14 AMU। ये किसके बराबर होगा, ये मैंने आपको बताया, या AMU लिख दे या ये वाला लिख दे। जो साइंसदान थे उन्होंने ये वाला इसको स्टैंडर्ड यूनिट माना था। स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, जो एक एटम का मास है उसको हम किससे मल्टीप्लाई पर करेंगे, 1/12 मल्टीप्लाई पे मास ऑफ कार्बन 12। मैंने आपको बता दिया कि ये जो एटॉमिक मास यूनिट है ये इसके बराबर है। अब अगर AMU लिख दे तब भी वही बात है, या ये ऐसे लिख दे 14 मल्टीप्लाई बाय 1/12 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ कार्बन 12। ये बात आपको क्लियर हो गई है। अच्छा, ये आपने याद रखना है, 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ कार्बन एटम। ये आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, ये उन्होंने मास ऑफ कार्बन 12 को कैसे आइडेंटिफाई किया, ये 1 AMU इसके बराबर कैसे हुआ, मैं अभी आपको ये समझा देता हूँ। मास ऑफ कार्बन 12 जब तक इनको नहीं पता था, इन्होंने इसको यूनिट को एटॉमिक मास यूनिट में नहीं लिखा। क्यों, क्योंकि जब तक इनको ये इस चीज़ का ना पता चले कि मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स का कितना मास है, तब तक वो उनको AMU में नहीं लिख सके। क्यों, ये अब कैसे, ये हम कैसे मेजर करेंगे। ये एक साइंटिस्ट था, उन्होंने इसको मेजर कर दिया। उन्होंने इसको कैसे मेजर कर दिया, किस इंस्ट्रूमेंट के जरिए मेजर कर दिया, उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहेंगे मास स्पेक्ट्रोमीट्री। इस इंस्ट्रूमेंट और इस मेथड के जरिए इन्होंने मास स्पेक्ट्रोमेट्री के जरिए मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स का वजन इन्होंने मेजर कर लिया। जब इन्होंने मेजर कर लिया तो उन्होंने इसको AMU के बराबर लिख दिया। 1 AMU 1/12, तो ये आप सबको पता है कि 1 का 12वां हिस्सा, और उससे मल्टीप्लाई कर दिया मास ऑफ कार्बन 12। फर्ज करें हम कहते हैं कि मास ऑफ, अभी शायद उन्होंने स्पेसिफिक इसकी जो वैल्यू, मैं आपको वो भी बताऊंगा कि इसकी वैल्यू कितनी उन्होंने बताई है मास ऑफ कार्बन 12 की। उन्होंने जो इसको, अच्छा उससे पहले मास ऑफ कार्बन 12 जो कितना, उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसको रिलेटिव एटॉमिक मास क्यों कहते हैं, इससे मैं आपको बताऊंगा। Why it is called relative atomic mass? रिलेटिव एटॉमिक मास का क्या मतलब है। मैंने कहा क्या, एक एटम के एटॉमिक मास को हम किस चीज़ से कंपेयर करते हैं, कार्बन 12 के आइसोटोप से मल्टीप्लाई बाय 1/12। इसको हम क्यों रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं, बिकॉज we compare it to carbon 12 isotopes and
when we find the mass of carbon 12 isotopes, we gave the atomic mass unit, बिकॉज क्योंकि जब उन्होंने कार्बन 12 के आइसोटोप्स का मास उन्होंने डिफाइन कर लिया तो उन्होंने फिर इसको क्या कह दिया, एटॉमिक मास यूनिट कह दिया। रिलेटिव इसको क्यों कहते हैं, रिलेटिव इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि हम इसको कार्बन 12 के आइसोटोप से रिलेट करते हैं, उसके थ्रू हम इसको बताते हैं कि कार्बन 12 से ये इतना हैवियर है। एटॉमिक मास हम इसको क्यों कहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि हम इसको कार्बन 12 ओवर मल्टीप्लाई बाय 1/12 के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अभी इसकी रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन में आपको बताऊंगा कि ये इसकी क्या है, डेफिनेशन है। कि क्या कहता है ये, एटॉमिक मास इज अ नंबर विच टेल अस दैट हाउ मेनी टाइम्स एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 मल्टीप्लाई मास ऑफ कार्बन 12 एटम। इस डेफिनेशन क्या मतलब, ये हमें कहता है कि एटॉमिक मास क्या होता है, एक नंबर है। एटॉमिक मास क्या होता है, एक नंबर है। 5 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। ये एक नंबर है, ठीक है, जो कि कांस्टेंट होता है। विच टेल अस दैट हाउ मेनी टाइम्स ऑफ एन एटम। अच्छा, ये जो है क्या मतलब इसका, मैस ऑफ एन एटम। ये जो 23 है ना, ये इसका मैस है सोडियम का। सोडियम का क्या मैस है, 23। ये एक नंबर है, ये हमें क्या बताता है, 23 जो है ना, ये सोडियम जो है, ये सोडियम का जो मास, ये 23, ये कितने गुना हैवियर है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि सोडियम एटम है, ये इस टर्म से कितने गुना हैवियर है। एटॉमिक मास हमें क्या बताता है, एटॉमिक मास इज अ नंबर। ये क्या, एटॉमिक मास इज अ नंबर है। ये जो है सोडियम का जो एटम है, ये इससे कितने गुना भारी है, 1/12 मल्टीप्लाई मास ऑफ कार्बन 12 से कितने गुना भारी है, 23 टाइम्स। अभी मिसाल के तौर पर अगर इसका आपको समझ आ गई हो, ये हमें फिर क्या बताया, एटॉमिक मास इज अ नंबर, एटॉमिक मास इज अ नंबर विच टेल्स अस दैट हाउ मेनी टाइम्स ऑफ हैवियर ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर देन, इसके से कितना ये हैवियर है, कितने गुना हैवियर है, 16 गुना हैवियर है। इसकी डेफिनेशन होप सो आपको समझ आ गई होगी। इसको इस वजह से रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं, क्यों, क्योंकि हम इसको मेजर करते हैं कि ये 1/12 मल्टीपल मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप से कितने गुना ज़्यादा ये भारी है, इसलिए हम इसको रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। क्यों, क्योंकि हम किसी भी एटम के एटॉमिक मास को इस क्वांटिटी से 1/12 मल्टीप्लाई मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप से हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि ये इससे कितने गुना भारी है। हम इसको रिलेट करते हैं, कंपेयर करते हैं, किससे, इस टर्म से करते हैं। इस वजह से, इस रिलेट करने की वजह से, या इस रिलेशन की वजह से, या इस कंपैरिजन की वजह से हम इसको क्या नाम लेते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि हम A1 AMU का मैस हम डिफाइन करेंगे कि 1 AMU कितने के बराबर होता है। क्या बताया मैंने, 1 AMU किसके बराबर होता है, मैंने कहा मैस ऑफ कार्बन 12 मल्टीप्लाई बाय 1/12। अच्छा, मैंने आपको बताया कि ये जो है इसका मास हमने किसके जरिए कैलकुलेट किया, किसके जरिए हमने इसको कैलकुलेट किया, मास ऑफ कार्बन 12 को हमने स्पेक्ट्रोमेट्री के जरिए कैलकुलेट किया। ये इसकी वैल्यू कितनी आई है, 1.99 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴, मैं देख लेता हूँ कितनी है, 1 मल्टीप्लाई 10⁻22 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1/12। अच्छा, ये मैंने आपको बताया कि मैस ऑफ कार्बन 12 का आइसोटोप्स को हमने जब इसका मैस जो है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के जरिए हमने इसको डिटरमाइन किया तो ये वैल्यू आ गई। ये आपने इसको याद कर लेनी है, इसको ये आपसे नहीं बोलनी चाहिए। मल्टीप्लाई बाय 1/12 ये कितने के बराबर हो गया, ये बराबर हो गया 1/, एवोगैड्रोज नंबर के बराबर हो गई। ये एवोगैड्रोज नंबर अब क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। एवोगैड्रोज नंबर जो है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23।
ये 23 के बराबर हो गया। तो ये हम इसको यहाँ पे पुट कर लेते हैं 1/NA। तो ये कितना बन जाएगा 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁴। ये 1 AMU इसके बराबर हो गया। अच्छा, अभी आपके इसका क्या मतलब है, 1 ये AMU के बराबर हो गया। मैं इसको थोड़ा सा डिटेल से एक्सप्लेन कर देता हूँ। वन AMU is equal to 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁴। अभी मैं क्या कहता हूँ, मैथ ऑफ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मैथ ऑफ कार्बन का ले लेते हैं, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन का आपको पता है 12 मल्टीप्लाई बाई 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁴ ये हो गया इसके बराबर। अब हम कह दें कि नहीं, ये जो है 12 इज इक्वल टू 12 AMU। ये तो मैंने आपको बता दिया, ये जो टर्म है ये AMU के बराबर है। हम इसको इतने ग्राम कह सकते हैं, क्योंकि वो 1/12 इसको ये इतने ग्राम है, या 12 AMU के बराबर है। अभी हम एक और ले लेते हैं, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम एटम। हम इसको क्या लिखेंगे, कैल्शियम 40 मल्टीप्लाई बाई 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। या हम इसको ऐसे लिखेंगे, या इसको हम लिख देते हैं AMU। अच्छा, इसको या AMU लिखेंगे या इसको इतने ग्राम लिख देंगे। ये तो हो गया रिलेटिव एटॉमिक मास। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एवोगैड्रोस नंबर क्या होते हैं, मोल क्या होता है। उसके बाद हम मज़ीद इसके स्टोइकियोमेट्री पर आएंगे, यील्ड पर आएंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट पर आएंगे। मज़ीद मैं आपको पढ़ाऊंगा। रिलेटिव एटॉमिक मास का बहरहाल ये टॉपिक जो है ख़त्म हो गया। अच्छा, ये आपने एटॉमिक मास जो है ना वो कैसे करना है, आपने एटॉमिक मास को ज़रूर याद करना है, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर अगर आपको याद हो जाएंगे तो ये आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है ना, एटम के जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में आपको सब मालूम हो जाएगा कि हाइड्रोजन का एटम कैसे है, सोडियम का एटम कैसे है, लिथियम का एटम कैसे है, क्योंकि उसके अंदर शेल आएंगे, सब शेल आएंगे। ये मैं मज़ीद एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊँगा। बहरहाल आपने इसका एटॉमिक मासेस को याद करना है, एटॉमिक मासेस लर्न कर लेने। मिसाल के तौर पर मैं 5-6 एटम लिख देता हूँ। हाइड्रोजन का है 1, सोडियम का है 23, सल्फर